अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जहाँ की एपिसोड 6 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 6 की तरफ चलते हैं। माजी। वो आज क्लास में बैठी थी। दिमाग के ताने बाने अलमीर सिकंदर से जुड़े थे। यहाँ उसकी आम से पहनावे पर कोई उससे ढंग से बात नहीं करता था। कुछ लड़कियां बाय और हिजाब में भी होती थीं, लेकिन वो भी इससे बात नहीं करती थीं। वो भी फिर मायूस होकर अपने काम से काम रखने लगी थी। लेकिन अलमीर सिकंदर तो इन सबके जैसा नहीं था, बल्कि वो तो उससे प्यार से बात करता था, उसका ख्याल रखता था, उसकी मदद करता था। ये सोचते सोचते वो मुस्कुराने लगी थी। वो अच्छी भली लड़की, पढ़ाई की शौकीन, दिल की नरम, अब धीरे धीरे मोहब्बत के जज्बे से जुड़ने लगी थी। क्लास खत्म हुई तो बाहर आते उसकी नजरें उसी बंदे को ढूंढने लगीं जिसे उसने आज सुबह से गलती से भी नहीं देखा था। वो जब भी दाएं तरफ गर्दन उठाते उसे देखती, कभी बाएं तरफ गर्दन उठाते उसे देखती। जब वो पीछे आते उसी की तरह खुद भी पहले दाएं तरफ देखने लगा और फिर बाएं तरफ। किसी ढूंढ रही हो हाला यूसुफ? वो चौंकी और हड़बड़ाते मुड़कर 2 कदम पीछे हुई, जबकि अलमीर उसके ऐसे चौंकने पर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा। रिलैक्स प्यारी लड़की, इतना डरती क्यों हो बात बात पर? अच्छा भला हैंडसम हूँ यार, कोई भूत थोड़ी हूँ। रामी अलमीर के कहने पर वो बेअख्तियारी में मासूमियत से सरनफी में हिलाने लगी। हम थोड़ा डर गए थे, आई एम सॉरी, हाला ने रूहानी लहजे में कहा तो वो मुस्कुराता चलने लगा। चाहता था कि वो भी उसके साथ हमकदम होकर चले, लेकिन वो पीछे खड़ी होकर हाथ में वो थामे चश्मे को दुरुस्त करती उसे देखने लगी तो वो रुक कर आंखें घुमा गया। रुक क्यों गई हो यार? चलो मेरे साथ, कुछ बातें ही कर लो। इतने दिन बाद दीदार करवाया है, वरना तो छुपती फिरती हो तुम, अलमीर ने चलते चलते कहा। तो हाला ने चौंकते उसे देखा तो क्या वो भी उससे मिलने का इंतजार करता है? ये सोचते हाला मुस्कुराई और उसके साथ चलने लगी। हम तो आपसे नहीं छुपते, लेकिन वो मुस्कुराहट दबाकर बोली तो अलमीर ने पलटकर उसका चेहरा देखा। ये लड़की बला की मासूम थी, जबकि उसकी जुबान में कहा जाता था बला की बेवकूफ थी। वो चेहरा सीधा करते मुस्कुराता नफी में सर हिला गया। कौन जानता था अलमीर सिकंदर के दिमाग में क्या चल रहा है, जबकि हाला तो उसके इस तरह देखने पर ही झीम जाया करती थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें देखता नहीं हूँ, तुम्हें सोचता नहीं हूँ, तुम्हें जानता नहीं हूँ? अलमीर ने रुकते अपनी काली स्याह आंखें उसकी आंखों में गाड़ी तो वो घबरा गई। हमें भूख लग रही है, हम आपसे बाद में बात करते हैं, हाला ने कहते ही जाना चाहा तो अलमीर ने उसके दुपट्टे के पल्लू का सिरा थाम लिया तो वो अचानक रुकी और आंखें फाड़े उसे देखने लगी। वहां इस वक्त 2-4 लोगों के अलावा कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी इस हरकत पर हाला का नन्हा सा दिल कांप गया। उसके इन तासरात पर अलमीर ने दुपट्टा फौरन छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। अरे हाला यूसुफ, तुमने ही तो कहा था तुम्हें टच नहीं कर सकता, अब तुम्हें रोकने के लिए कुछ तो करना ही था ना, अलमीर ने संजीदा लहजे में कहा। वैसे क्या मैं तुम्हें जरा भी अच्छा नहीं लगता कि तुम 2 पल खड़े होकर मुझसे बात ही कर लो? अलमीर के संजीदा लहजे में कहने पर हाला डर सी गई। उसे लगा कहीं अलमीर उससे नाराज ना हो जाए। नहीं अलमीर, ऐसी बात नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आप हमारी बहुत मदद भी करते हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन हाला कहते कहते खामोश सी हो गई। अलमीर जो मुस्कुराते अपनी तारीफ सुन रहा था, उसके लफ्ज लेकिन पर मुस्कुराहट सिमट गई। लेकिन क्या? अलमीर के सवाल पर वो परेशानी से उसे देखने लगी। लेकिन हमारी अम्मी को ये सब पसंद नहीं है और ना ही हम पसंद करते हैं कि हम किसी लड़के से बात करें। हमें एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती नहीं पसंद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारा दिल भी चाहता है आपसे बात करने का, लेकिन हम नहीं कर सकते और वजह यही है। वो रूहान से लहजे में उसे अपनी बात समझाना चाहती थी, अपनी मुश्किल समझाना चाहती थी। अलमीर 2 लम्हे खामोशी से संजीदा चेहरा लिए उसे देखने लगा, लेकिन फिर मुस्कुरा गया। वो दोनों चलते चलते कैंटीन की तरफ आ गए थे, जहां स्टूडेंट्स की मौजूदगी कम थी। वो 1 कदम उठाते उसके करीब आया और संजीदा आंखों से उसे देखने लगा। मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहता भी नहीं हूँ हाला यूसुफ, मैं तुमसे एक खास रिश्ता चाहता हूँ जो मैं सही वक्त आने पर तुम्हें जरूर बताऊंगा। वो अपनी काली स्याह आंखों से उसके चेहरे का तवाफ करने लगा और वो हमेशा उसे ऐसे ही तो देखा करता था, इन्हीं नजरों से जिनसे वो झींप जाया करती थी। लेकिन आज अलमीर सिकंदर के ये अल्फाज सुनते ही उसकी धड़कनें रुक गई थीं। वो उससे क्या खास रिश्ता चाहता था और वो उसे अभी क्यों नहीं बता रहा था? हालांकि धड़कनें रुककर तेजी से दौड़ने लगीं। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मजीद बड़ा किए अलमीर की काली स्याह आंखों में देख रही थी। अलमीर, हालांकि मुंह से उसका टूटा फूटा नाम निकला तो वो उसकी आंखों से आंखें हटाते उसके लबों को देखने लगा। यू कैन कॉल मी मीर,
ओनली मीर। वो उसके कान के करीब झुकते धीमी आवाज में बोला था कि हाला के रोंगटे खड़े कर गया था। वो अपने दुपट्टे का पल्लू सख्ती से मुट्ठियों में भींच गई। अलमीर ने अपना चेहरा दूर करके हाला के चेहरे के तासरात को जांचना चाहा तो वो इस वक्त सुर्ख टमाटर हो रही थी। सांवली रंगत में घुली सुर्खियां उसे खूबसूरत बना रही थीं, लेकिन अलमीर सिकंदर ने उसे खूबसूरती की नजर से तो देखा ही नहीं था। वो तो उसके खेल का हिस्सा थी। वो वन साइडेड मुस्कुराते उसे देखने लगा, जो खुद उसके हसीन चेहरे में गुम थी। उसकी आंखों में देखते देखते अलमीर ने एक एक कदम पीछे उठाया और फिर कैंटीन से चला गया कि वो सख्ते की हालत में वैसी की वैसी खड़ी रह गई। उसके पसीना छूटने लगे थे कि अचानक कुर्सी थामते वहां बैठ गई और पानी का एक गिलास मुंह से लगा गई। वो क्या कहना चाह रहा था इस मासूम को तो सही से समझ ही नहीं आया था, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे इस वक्त घर जाना बेहतर लगा, इसलिए वो जल्दी घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। काफी दिन गुजर गए थे। अब हालांकि एग्जाम्स शुरू हो गए थे। दिन ब दिन वो यूनिवर्सिटी में अलमीर की बातों की आदी होती जा रही थी। वो दिन ब दिन उसके दिल में घर करता जा रहा था। उसे अलमीर का साथ अच्छा लगने लगा था, क्योंकि आधी से ज्यादा यूनि के लोग अलमीर के दीवाने थे और वो लड़का सिर्फ उसके साथ बैठता था। अगर कोई लड़का ये लड़की इन दोनों के साथ आकर बैठना चाहते तो अलमीर उसे भगा देता। आज भी वो दोनों कैंटीन में बैठे थे। हाला चाय पी रही थी, जबकि अलमीर हथेली पर थोड़ी टिकाए हाला को देख रहा था। वो कभी उसके चश्मे के पीछे छुपी उसकी आंखों को देखता, तो कभी उसके होंठों को जो चाय से सिप ले रहे थे, तो कभी उसके भरे भरे गालों को। वो बहुत गहरी नजरों से देखता था कि हाला के हाथ कांपने लगे थे। उसने चाय का कप नीचे रख दिया था, फिर झंझलाते नजर उठाकर अलमीर को देखा, जो ब्लू जीन्स पर व्हाइट टी शर्ट पहने था। बाल हमेशा की तरह माथे पर गिरे थे। गोरी रंगत सुर्ख सुर्ख सी रहती थी हर वक्त। वो बहुत हैंडसम था, लेकिन फिर भी वो इस आम सी लड़की को इतने गौर से देखता था। आप हमें ऐसे क्यों देखते हैं? हाला ने नजरें झुकाते धीमे लहजे में कहा, तो अलमीर मुस्कुराया। कैसे देखता हूं मैं तुम्हें हाला यूसुफ? अलमीर ने यूं ही हथेली पर थोड़ी टिकाए ही आंखों को उसकी आंखों में गाड़ते पूछा, तो वो मजीद घबरा गई। ऐसी नजरों से जैसे हम कोई बहुत खास हों आपके लिए। हाला ने अपने दिल में छुपा सवाल पूछा, तो अलमीर का दिल किया ठट्ठा मार कर हंसे, लेकिन चेहरे से कोई तासुर जाहिर नहीं होने दिया। तुम खास हो हाला यूसुफ, बहुत खास हो, अलमीर ने मुस्कुराते कहा। तो वो कई लम्हों तक उसे देखे गई। क्या हम वाकई खास हैं आपके लिए? हाला ने संजीदा लहजे में कहा। तो अलमीर ने आंखें बंद करते सर अस्पात में हिलाया। आपको पता है, हमें आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हम उनके लिए खास हों। हमें लगता था कि हम बोझ हैं अपने माँ बाप पर, लेकिन जब आज हमें कोई ये कह रहा है कि तो हमें यकीन नहीं हो रहा। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें नम थीं, लहजा रूहान सा था। वो खुद को रोने से भरपूर रोक रही थी। अलमीर उसे ऐसे देख संजीदा होते देखने लगा। ऐसे अल्फाज सुने अलमीर सिकंदर के अलावा कोई कह भी नहीं सकता। वो ये जुमला संजीदा लहजे में कह रहा था। ये उसका मजाक उड़ा रहा था। ये बात वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन उसे इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ था कि ये लड़की वाकई बहुत एहसास कमतरी का शिकार है। तुम परेशान नहीं हो और लोगों की बातों को सीरियस मत लिया करो। हमें लोगों की नज़र से खुद को नहीं देखना चाहिए। अपना नज़रिया खुद बनाओ। हाला यूसुफ, खुद को पसंद करना सीखो और अपनी चीज़ों को ऑन करना सीखो। अगर तुम खुद ऐसी बातें करोगी तो दूसरे तुमसे ज़्यादा ऐसी बातें करेंगे। तुम्हें क्या लगता है यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं क्या सब गोरी चमड़ी की हैं? नहीं, यहाँ हर लड़की अपने 2 किलो के मुंह पर 5 किलो का मेकअप मल कर आती है और खुद को हसीन बनाती है। वो गोरी हो या सांवली, लेकिन खुद को कभी बुरा नहीं कहेगी। इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तुम भी अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करो और आइंदा इस तरह की बातें अब मत करना। अलमीर ने संजीदा लहजे में कहा कि वो खुद परेशान हो गया था, हालांकि ये एहसास कमतरी देखकर, और ये बातें उसने किसी खेल के तहत नहीं की थी। बस वो चाहता था वो कहे, और उसने कह दी, जबकि हाला उसे नम आंखों से दिख रही थी। फिर गहरी सांस भरते उसने अपने आंसू पोंछ लिए। आप ठीक कह रहे हैं मीर, हम पूरी कोशिश करेंगे अब कि हम इस एहसास कमतरी से बाहर निकलेंगे, और हमें पता है जब तक आप हमारे साथ हैं हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। हाला ने मुस्कुराकर कहा, तो अलमीर भी मुस्कुराने लगा। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। अलमीर ने उसके हाथ पर हाथ रखते कहा, तो उसके हाथ के नीचे रखा वो हाथ कांप सा गया था, जिसे महसूस करते अलमीर ने अपना हाथ पीछे कर लिया और हाला भी फौरन से अपना हाथ खींच गई। अलमीर ने गहरी नजरों से उसकी यह हरकत देखी थी और फिर उसके चेहरे को देखा था, जो मुस्कुराकर इस हरकत का असर जाहिर करना चाह रही थी। वो वाकई औरों से काफी मुख्तलिफ थी। अलमीर ने सोते संजीदा चेहरे पर मुस्कान सजा ली थी। वो रात के खाने के बाद कमरे में बुक्स लिए बैठी थी जब शमा बेगम उसके कमरे में दाखिल हुई।
क्या कर रही हैं आप? शमा बेगम ने उसके पास बैठते कहा तो वो भी बुक्स बंद कर गई। अम्मी, हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं ना, तो बस पढ़ रहे थे। आपको कोई काम था? आपने हमें बुला लिया होता। हाला ने मुस्कुराकर कहा, जो इस वक्त आसमानी रंग की कमीज के साथ घेरदार सफेद शलवार पहने थी। घुंघराले बाल हमेशा की तरह चुटकिया में कैद थे। शमा बेगम ने उसके चेहरे को गौर से देखा। क्या वो सही फैसला लेने जा रही थी? लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। ये सोचते हुए इन्हें परेशानी थी, लेकिन इन्हें कोई कदम उठाना ही था। वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी। शमा बेगम के कहने पर वो किताबें एक तरफ रखते हमतन गोश हुई। वो साथ के लिए आपका रिश्ता लेकर आई थी आज आसिया भाभी। शमा बेगम ने कहते हाला का चेहरा देखा था, जो एकदम पीला जर्द पड़ गया था। ये बात सुनते साथ भाई, हाला के हलक से फंसी फंसी सी आवाज निकली थी। तो शमा बेगम ने असबात में सर हिलाया। जी, और हमने सोच लिया है कि हम इन्हें हाँ कर देंगे। शमा बेगम की बात पर यकदम हाला की आंखों में आंसू भर गए थे और वो बेयकीनी से सामने बैठी अपनी माँ को देखने लगी। क्या वो इतनी बोझ थी उन पर कि वो एक नफ्सियाती मरीज से उसकी शादी कर रही थी, जिसे देख शमा बेगम ने नजरें चुराई। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? हम साथ भाई से कैसे शादी कर सकते हैं? उनका निकाह हो चुका था और सब जानते हैं। उन्होंने बिला वजह के शक पर अपनी बीवी को जान से मारने की कोशिश की थी और इन्हें तलाक दे दी थी। वो तो अल्लाह ने इन्हें बचा लिया, वरना वो तो शायद आज मर भी चुकी होती। हाला ने बेयकीनी से अपनी उस माँ को बताया, जो ये सब पहले से जानती थी कि शायद उसकी माँ भूल गई हो, लेकिन नहीं, शमा बेगम के तासरात में कोई खास फर्क नहीं आया। हम सब जानते हैं हाला, लेकिन अब साथ ठीक हैं। बिल्कुल, आसिया भाभी ने उनका इलाज करवाया था और इस बात को अब 2 साल गुजर चुके हैं। वो अब पहले जैसे नहीं रहे। और रही शादी की बात, तो उनकी तलाक हो चुकी है। अब क्या वो दूसरी शादी नहीं कर सकते? शमा बेगम ने उसे समझाना चाहा, लेकिन उसकी आंखों में तो बस बेयकीनी ही थी अपनी माँ के लिए। देखें, हाला साथ बहुत खूबसूरत हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, अपना घर है, अच्छा बिजनेस है, और क्या चाहिए आपको? और इस सबसे बड़ी बात, साद ने खुद कहा है आसिया भाभी से कि वो आपके लिए हमसे बात करें। शमा बेगम उसे समझाते हुए बोली तो वो अपनी माँ के किए जाने वाले जुल्म पर नफी में सर हिलाने लगी। अम्मी, क्योंकि इन्हें अब कोई अपनी बेटी नहीं दे रहा और वो हमसे इतने बड़े हैं, और क्या सबूत है कि वो ठीक हो गए हैं? नहीं अम्मी, प्लीज हमारे साथ ये जुल्म मत करें। वो रोते रोते शमा बेगम का हाथ पकड़ते मिन्नत भरे लहजे में कहने लगी, हमें करनी ही नहीं है शादी अम्मी। हम हमेशा आपके साथ रह लेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। हम माही की शादी धूमधाम से करेंगे अम्मी। हमें नहीं करनी है शादी, आप हमारी शादी के लिए मत परेशान हुआ करें। वो आंसू बहाते उन्हें समझाने लगी, जो उसकी बात पर माथे पर बल डालकर देखने लगी थी। अब कैसी फजूल बातें कर रही हैं आप? आपने कहा था ना हमसे कि आप इस मामले में कुछ नहीं कहेंगी, और शादी नहीं करने का क्या मतलब है? हम सारी जिंदगी नहीं रहेंगे हाला। हम चाहते हैं हमारे मरने से पहले आप दोनों को आपके घरों का कर दें, और माही के लिए हमें कोई परेशानी नहीं है। उसे मिल जाएगा एक से एक अच्छा इंसान, लेकिन आपकी तरफ से हम हमेशा परेशान रहते हैं। और हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि आपके लिए साथ जैसे हैंडसम और पढ़े लिखे शख्स का रिश्ता आएगा, और आप ऐसे नाशुक्री कर रही हैं। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, बस हम बिला वजह ये रिश्ता नहीं ठुकराएंगे। शमा बेगम गुस्से से बोलते उसका हाथ झटकती कमरे से चली गई थी, जबकि हाला फूट फूट कर रोने लगी। उसे शिद्दत से याद आई थी अलमीर की। उसे कुछ न कुछ करना था अभी से, वरना बहुत बुरा हो सकता था। सुबह होते उसकी आंख खुली। सूजी आंखों से तैयार होते उसने बैग कंधे पर डाला। हरे रंग की सादा सी कमीज शलवार पर काले रंग का दुपट्टा सर पर डाल रखा था। कमरे का दरवाजा खोलते वो बाहर आई तो ग्रे पैंट और आसमानी रंग की शर्ट पहने साथ उसके आंगन में बैठा शम्मा बेगम से कुछ बात कर रहा था। उसे अपने घर में बैठे देख हाला का सही मैंने में सर चकराया था। तो क्या उसकी माँ वाकई उसे उसके साथ बांध देंगी? वो भीगी आंखों से अपनी माँ को देखने लगी, लेकिन फिर पलटते सीधी दरवाजे की तरफ पहुंची। उसने किसी से सलाम दुआ नहीं की थी। अरे हाला बेटा, तुमने देखा नहीं साद आए हैं, सलाम करो इन्हें। शमा बेगम ने उसे आंखें दिखाते नरम लहजे में कहा तो वो बामुश्किल अपनी जुबान हिला गई। अस्सलाम वालेकुम, जिसे देख साद मुस्कुराया। वो काफी हैंडसम और खुश शक्ल आदमी था, लेकिन उम्र से वो अच्छा खासा लग रहा था। आप यूं नहीं जा रही हैं तो आई मैं आपको छोड़ देता हूँ, साद ने बिला तकल्लुफ कहा। तो शमा बेगम भी मुस्कुराई। जी जी बेटा, क्यों नहीं, जाएं, आप इसे ले जाएं। हाला पीछे से भीगी आंखों से नफी में सर हिलाने लगी तो शमा बेगम ने उसे आंखें दिखाते खामोश करा दिया। साद ने उनके आगे सर झुकाया तो वो उसके सर पर हाथ रखते खुदा हाफिज कह गई। उसे अपनी कार में बिठाते उसने गाड़ी उसकी यूनी के सामने रोकी। ये तो काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ आपने एडमिशन कैसे ले लिया? साद ने यूनिवर्सिटी के गेट को देखते कहा, जहाँ लड़के लड़कियां साथ बिला तकल्लुफ अंदर दाखिल हो रहे थे। जी, हम स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं, हाला ने जवाब देते उतरना चाहा तो साद की आवाज पर उसे मजबूरन थमना पड़ा। आपकी यहाँ किसी से दोस्ती नहीं है? मेरा मतलब है कि कोई लड़की वगैरह दोस्त। साद बातों को गोल गोल घुमाकर अपने मतलब की बात पूछना चाह रहा था।
जो हाला बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। उसने अपनी आंखों से आंसू अंदर धकेले और दरवाजा खोलते रुककर बस इतना कहा, जी नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं है, ना लड़की ना लड़का, और बाहर निकल गई। खुदाफिज कहना भी उसने जरूरी नहीं समझा था। वो नहीं जानती थी साद ने उसकी बात पर यकीन किया या नहीं, लेकिन वो इस शख्स के साथ शादी कभी नहीं कर सकती थी, वरना जो हाल उसने अपनी पहली बीवी का किया था वही वो उसका करता। और ये सोच सोचकर हाला को फूट फूट कर रोना आ रहा था। अलमीर के बारे में सोचते उसे नए सिरे से रोना आया था। अभी तो वो मोहब्बत का मतलब समझी थी और अभी ही उसकी जिंदगी की किताब में परेशानी का पन्ना भी खुल गया था। वो आंसू पोंछते अपनी क्लास की तरफ ही बढ़ रही थी जब अलमीर ने उसका रास्ता रोका। हाय हाला यूसुफ, तुम रो रही हो? अलमीर ने उसे रोते देख माथे पर बल डालते पूछा कि उसकी आंखें तो काफी सूजी हुई थीं। उसका कहना ही था कि हाला अब सिसकियां लेती आंसू बहाने लगी कि आते जाते लोग पलटकर उसे देखने लगे, जबकि अलमीर भी खासा परेशान हो गया था। अब क्या हो गया था उसे जो इस तरह रो रही थी? अलमीर ने आगे पीछे देखते झटके से उसका बाजू पकड़ा और उसे लाइब्रेरी में बने एक कॉर्नर पर ले गया, जबकि हाला उसे इस तरह ले जाते देख हड़बड़ाई थी। वो उसके हाथ से अपना बाजू छुड़वाना चाह रही थी जो उसने लाइब्रेरी में जाकर ही छोड़ा था। मीर छोड़े, हमें क्या कर रहे हैं? अलमीर ने उसके बाजू को छोड़कर अपने लबों पर उंगली रखते उसे खामोश रहने का इशारा किया था, क्योंकि अब वो लाइब्रेरी में थे। अलमीर के कदम बढ़ाने पर वो शेल्फ से जा लगी, जबकि माथे पर पसीना नमूदार होना शुरू हो गया था। इस सब के बरक्स अलमीर संजीदा था। उसके दाएं बाएं हाथ रखते उसे महसूर में लेते अलमीर झुका तो वो सांस भी रोक गई, जबकि आंखें फटी थीं। अब बताओ क्यों रो रही हो? इस तरह अलमीर ने सरगोशी भरे लहजे में कहा तो वो धीमे धीमे सांस बहाल करती नजर उठाकर उसे देखने लगी, जो फिर नम होने लगी थी। हम बहुत परेशान हैं मीर, कुछ करें प्लीज। आप हमेशा हमारी मदद करते हैं, इस बार भी हमारी मदद कर दें। हाला ने रोते रोते उससे भी कम सरगोशी में कहा तो अलमीर हनूज वही तासरात लिए उसे देख रहा था। बताओ हाला यूसुफ, क्या हुआ है? मेरे होते हुए किसकी इतनी हिम्मत के तुम्हें रुलाए? अलमीर ने सख्त लहजे में कहा तो हाला आंसू पोंछते उसे देखती रही। क्या वाकई वो उसकी मदद करेगा? हाँ, क्यों नहीं करेगा? वो मोहब्बत करता है उससे, लेकिन उसने तो कभी नहीं कहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। हाला के दिल ने कहा तो वो नफी कर गई। जो वो वक्त किसी के साथ नहीं गुजारता वो उसके साथ गुजारता है, उसे इज्जत देता है, उसका ख्याल रखता है, उसकी मदद करता है, और इस सब का एक ही मतलब होता है कि वो उससे मोहब्बत करता हो। ये सब सोचते वो रोते रोते मुस्कुराने लगी। मीर, हमारी शादी इससे पहले कहीं और हो, प्लीज आप हमारे घर रिश्ता ले आए हमारा, वरना बहुत देर हो जाएगी। उसने अलमीर की आंखों में देखते कहा तो अलमीर पहले तो 2 लम्हे उसे देखे गया, लेकिन फिर मुस्कुराया, गहरी मुस्कुराहट। लेकिन तुमने तो मुझसे आज तक प्यार का इजहार भी नहीं किया, अलमीर ने अफसरदा लहजे में कहा तो हाला परेशानी से उसे देखने लगी। नहीं मीर, हमने नहीं कहा, लेकिन हम आपसे, वो इतना कहती खामोश नजरों से उसे देखने लगी तो अलमीर भी अफसरदगी से नफी में सर हिलाता अपने दोनों हाथ नीचे कर गया। हम आपसे मोहब्बत करते हैं मीर, वो उसे अफसरदा होते देख जल्दी से बोली तो अलमीर हैरान नजरों से उसे देखने लगा। हाला यूसुफ आपसे बहुत मोहब्बत करती है मीर। हाला ने एक बार फिर जुमला दोहराते अपना सर झुका लिया था, जबकि अलमीर होश में आया और फिर उसके चेहरे पर तबाहकुन मुस्कुराहट छा गई, वही मुस्कुराहट जिससे वो गढ़े नुमाया हो जाते हैं। क्या तुम सच कह रही हो हाला यूसुफ? अलमीर उसके करीब झुकते हुए बोला तो वो उसके इतने करीब आने पर शर्माती उसका हिसार तोड़ते भाग गई थी बाहर की तरफ, जिसे देख अलमीर नफी में सर हिलाता कहका लगा गया और जेब से अपना मोबाइल निकाला जहां रिकॉर्डिंग ऑन थी। इसका मतलब वो हाला यूसुफ का इजहार रिकॉर्ड कर चुका था और अब वो हाशिर को सुनाता, उसे खेल को खत्म करना चाहता था जो वो खुद बड़ी बेजारी से चला रहा था। हालांकि ये बेजारी नहीं थी, बल्कि उसका दिल नहीं मान रहा था। वो लड़की जैसी भी थी बहुत मासूम थी, इसलिए अलमीर वजाहत सिकंदर यहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहता था, वरना शायद वो इस खेल को जीतने के लिए मजीद बुरा कर जाता उसके साथ, और आगे वो ये दुख बर्दाश्त कर पाती या नहीं, ये सब अलमीर के दिमाग में चलता था, लेकिन मुंह से इकरार करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो तो कूल था, प्ले बॉय था, उसे सबको दिखाना था, उसे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत यही थी कि उसे फर्क पड़ता था। यूनिवर्सिटी ऑफ हो चुकी थी। पार्किंग एरिया में खड़े अलमीर और हाशिर और उनके साथ खड़े चंद दोस्त वो रिकॉर्डिंग इस वक्त सुन रहे थे, जबकि पीछे खड़ा जैन और असफन पेट पकड़कर हंस रहे थे। अलमीर भी खड़ा सिर्फ मुस्कुरा रहा था, जबकि साथ जो पार्किंग में ही खड़ा था, इन लड़कों की रिकॉर्डिंग उसके कानों में भी पड़ी थी। वो स्मार्ट चेहरा लिए वो अल्फाज सुन रहा था जो हाला ने कहा था। सख्ती से मुठियां भींचते वो गाड़ी में बैठा था और शमा बेगम के पास गुस्से में पहुंचा था। आपको पता है आपकी वो सांवली बेटी यूनी में क्या गुल खिला रही है? साद आंगन में आते जोर से चीखा कि शमा बेगम का दिल दहल उठा। माही भी जो अभी स्कूल से आई थी कमरे में थी, आवाज सुनकर भागी हुई आई। क्या बोल रहे हैं आप साद?
शम्मा बेगम ने हैरानी से परेशानी से कहा, तो साद का दिल किया इस औरत का भी सर फोड़ दे जिसने अपनी बेटी को इतनी छूट दी। आपकी बेटी वहां गैर मर्दों से अपनी मोहब्बतों के इजहार कर रही है, अपने कानों से सुनकर आया हूं मैं। साद के धाड़ने पर माही डरकर कमरे का दरवाजा सख्ती से बंद कर गई। उसका नन्हा सा दिल कांप गया था, जबकि शम्मा बेगम का पारा भी हाई हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसे अल्फाज बोलने की? वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, मेरी बच्ची मासूम है, वो कभी अपनी माँ का भरोसा नहीं तोड़ेगी, अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं करेगी। और सही कहा था हाला ने, तुम तो अभी तक नफसियाती हो, मेरी बच्ची का भी वही हाल करोगे जो तुमने अपनी पहली बीवी का किया था। मैं मर कर भी अब ये शादी नहीं करूंगी, निकलो मेरे घर से। शम्मा बेगम ने धाड़ते हुए कहा था। वो सख्त थी बेशक अपने बच्चों के साथ, लेकिन वो कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहती थी कि इनके मरने के बाद उनकी बच्चियां इन्हें कोसें। वो इन्हें सही हाथों में थमाना चाहती थी जल्द से जल्द, और इन्हें लगा था कि साद अब ठीक हो गया है, लेकिन नहीं, वो तो अभी भी वही साद था जो पहले था। शम्मा आंटी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वहां लड़के उसके इजहार को रिकॉर्ड करके सुन रहे थे और सामने खड़ा लड़का फखर से खड़ा था। मैं बेशक उसकी आवाज से मात खा जाऊंगा, लेकिन उसने खुद अपने मुंह से कहा था कि मैं हाला यूसुफ मीर से मोहब्बत करती हूँ। ये लफ्ज मुझे रट गए हैं, पूरे रास्ते मेरे कानों में बाज गुज़िश्त कर रहे थे। नहीं, हमने नहीं कहा। पीछे से आती हाला ने आंखें फाड़े साद के अल्फाज सुने थे। उसे कैसे पता चला था? हाला का जिस्म कांप रहा था, वो साद के पीछे खड़ी थी। शम्मा बेगम ने जल्दी से उसका हाथ थामते अपनी तरफ खींचा और अपने पीछे किया। हमारी बेटी पर अगर कोई उंगली उठाई तो हम बहुत बुरा अंजाम करेंगे। साद, निकले यहाँ से, शम्मा बेगम ने उंगली उठाते बोला। तो साद ने खा जाने वाली नजरों से उनके पीछे खड़ी हाला को देखा। तुम झूठी लड़की, झूठ कह रही हो, मैंने खुद सुना है, वहां बाहर खड़े लड़के तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। साद ने गुस्से से कहा। तो हाला स्टिल खड़ी उसे देखती रह गई। ठीक है, आपको यकीन है ना इस पर? कहीं आपकी कसम खाकर कहे ये लड़की वो नहीं थी, मैं मान जाऊंगा। उसने किसी से इजहार नहीं किया, मैं मान जाऊंगा। साद ने शम्मा बेगम से कहा तो वो पलटकर हाला को देखने लगी कि खा लो कसम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जबकि हाला तो साकिन खड़ी थी, वो कैसे कसम खा लेती? खाओ कसम अपनी माँ की, बोलो कि मैं झूठा हूँ और तुम सच्ची हो। साद फिर धाड़ा तो शम्मा बेगम ने खा जाने वाली नजरों से साद को देखा। इनका बस नहीं चल रहा था, मार मार कर उसे बाहर निकालें। वो पलटी और हाला का हाथ उठाते अपने सर पर रखा। खाएं हमारी कसम ताकि हम इसे बाहर फेंके। हाला की आंखों में देखते उन्होंने कहा, तो वो आंखों में आंसू लिए मिन्नत भरे लहजे में इन्हें देखने लगी, जिसे देख शम्मा बेगम को कुछ खटका, लेकिन वो ये मान ही नहीं सकती थी उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। कहें जल्दी हाला, शम्मा बेगम ने गुस्से से कहा। तो हाला ने अपना हाथ उनके हाथ से खींच लिया। हमने किया है इजहार, वो आंखें बंद करती तेज आवाज में बोली। तो शम्मा बेगम ने बेयकीनी से उसे देखा। हम इन्हें पसंद करते हैं और वो भी हमें बहुत पसंद करते हैं। हम शादी करेंगे उनसे, वो रिश्ता लेकर आएंगे हमारा। हाला ने रोते रोते नजरें झुकाते कहा। तो शम्मा बेगम अपनी जगह साख तो जामद खड़ी रह गई, जबकि साद मुस्कुरा रहा था। साबित हो गया था वो सच्चा था। शम्मा बेगम ने करीब आते उसके मुंह पर खींचकर थप्पड़ मारा तो वो जमीन पर गिरी। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने हमें धोखा दिया, हमारा भरोसा तोड़ा। हमने आप पर भरोसा करके आपको इजाजत दी और आप हमारा यकीन तोड़कर वहां ये सब कर रही थी। उन्होंने उसके मुंह पर एक और थप्पड़ मारा तो वो मजीद दूर गिरी। अम्मी, हम सच कह रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं, हाला ने रोते हुए कहा। तो साद हंसने लगा। तुम जैसी सांवली लड़की से कौन अंधा मोहब्बत करेगा? तुम पागल हो। साद ने उसका मजाक उड़ाया था कि वो झट से खड़ी होती उसके सामने जा खड़ी हुई। आप खामोश रहे। हाँ, वो हम जैसी सांवली लड़की से मोहब्बत करते हैं, बल्कि बहुत मोहब्बत करते हैं, और हम आपसे हरगिज भी शादी नहीं करेंगे। आप नफसियाती हैं, आप पागल हैं। हाला जी जान से चीख कर बोली। तो साद गुस्से से पागल होता उसका गला पकड़ गया। तुमने मुझे नफसियाती और पागल कहा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, बदकिरदार लड़की। साद धाड़ा और सख्ती से उसका गला थाम कर दबाया कि वो खांसने लगी। बुरी तरह सांस बंद होने लगी। शम्मा बेगम भागी हुई आई और उसका हाथ हाला से दूर किया तो वो हाँफता हुआ दूर हुआ। तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी हाला यूसुफ, अब तुम इसी पागल से शादी करोगी। जबकि शम्मा बेगम तो बेयकीनी से ये सब देख और सुन रही थी। इन्हें अपनी औलाद से, अपनी तरबियत से इस धोखे की उम्मीद नहीं थी। एक दिन का वक्त है आपके पास, जिसे भी पसंद करती हैं उसे यहाँ कल लेकर आए ताकि हम कल ही आपको उसके साथ रुखसत करें, और अगर कल तक वो ना आए तो हम साथ से आपका निकाह पढ़ा देंगे और कल ही उनके साथ रुखसत कर देंगे। शम्मा बेगम ने नजरें नीचे किए अपना फैसला सुनाया तो साद का गुस्से से बुरा हाल हुआ। कैसे कर सकती हैं आप ऐसा? आप अभी इसका मुझसे निकाह कर दें, इसे कोई मौका देने की जरूरत नहीं है, साद ने कहा। जबकि हाला का तो वो एक मौका किसी नेमत की तरह लगा था। अम्मी, हम मीर को ले आएंगे, आप देखिएगा, वो आ जाएंगे, वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हम उसने इतना ही कहा था कि शम्मा बेगम ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। जो आपने हमारा मान तोड़ा है उसके लिए यह माँ आपको कभी माफ नहीं करेगी।
लेकर आए कल के कल उसे यहाँ और दफा हो जाए यहाँ से। हम आपको मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही समझते थे आपको हम, आप बाकी बोझ निकली हम पर, शम्मा बेगम कहते वहां से जा चुकी थी। जबकि हाला को लगा था उसने मोहब्बत तो पाली लेकिन इज्जत खो दी। जबकि वो मासूम तो ये भी नहीं जानती थी कि जिस मोहब्बत के लिए उसने इज्जत को ठकराया है वो मोहब्बत भी मुनाफिक निकलेगी। वो आज अम्मा से इजाजत लेकर बहुत मुश्किलों से यूनिवर्सिटी आई थी। काले रंग के शलवार कमीज के साथ वो सफेद दुपट्टा सर पर ओढ़े हुए थी। काले हल्के घुंघराले घने बाल हमेशा की तरह चुटिया में बंधे थे। उसे आज कुछ भी करके इससे बात करनी थी। जब वो सामने ही उसे अपने ग्रुप के साथ बास्केटबॉल खेलते नजर आया वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। सुने, वो उसके पास जाकर उसे पीछे से पुकार गई थी। जब वो पीछे मुड़ा तो उसके दोस्त भी खामोश होकर दूर खड़े हो गए। काले घने स्याह बाल माथे पर पसीने के साथ चिपके थे जिन्हें वो हाथ की मदद से ऊपर कर गया। काली स्याह आंखें लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जो करती थीं। वो पलटकर उसे देखकर मुस्कुराया, खूबसूरत मुस्कुराहट जिससे इसके दोनों गालों पर गड्ढे पड़ गए थे। जबकि क्लीन शेव में वो वाकई बेहद हैंडसम लगा था उसे, और खुद पर रश्क भी हुआ था कि लाखों लड़कियों में से वो थी जिसे इस खूबसूरत इंसान ने दिल दिया था। हमें आपसे कुछ बात करनी है, जरूरी, हमारे साथ चलें प्लीज। वो आसपास देखते हल्की आवाज में उससे बोली तो मीर फिर से नीचे वाले लब को दांतों में दबाते मुस्कुराया। वो कितना कातिल मुस्कुराता था कि दोनों गालों पर गड्ढे पड़ जाते थे। हाला यूसुफ, जो भी कहना है यहीं कह लो, दरअसल मैं जरा मसरूफ हूँ। बास्केटबॉल खेल रहे हैं हम। अमीर माथे से बालों को पीछे करते हुए बोला था, जबकि हाला को उसका लहजा अजीब लगा। हम यहाँ बात नहीं कर सकते, आप प्लीज आए ना थोड़ा साइड में। हाला इर्द गिर्द सबको अपनी तरफ मुतवज्जो देख रोहान से लहजे में बोली तो वो हंसता हुआ उसे पीछे हुआ और अपने दोस्त की तरफ पलटा। अबे यार, क्या नमूना तूने पीछे लगा दिया मेरे। अपने दोस्त जैन से उसने मुस्कुराकर कहा तो वो भी दूसरे लड़के के हाथ में ताली मारता कहका लगाने लगा तो अलमीर भी मुस्कुराता हाला की तरफ पलटा। यार हाला यूसुफ, हाला यूसुफ। अलमीर गहरी सांस भरते उसे ऊपर से लेकर नीचे तक उसे तासुब से देखने लगा। सांवली रंगत में बड़ी बड़ी आंखें जिनकी घनी पलकें आंखों पर बिछी थीं, छोटी सी नाक और उसके साथ छोटे से ही लब, कद में वो उसके सीने तक आती थी, मुनासिब सा फिगर, और वो बिल्कुल आम सी लड़की थी, उसमें कुछ भी तो खास नहीं था। जबकि बाल दुपट्टे के पीछे हमेशा की तरह छुपे हुए थे। उसने गहरी नजरों से उसे देखा था और उसके चेहरे पर आकर वो अटका था। वो उसे खूबसूरत कहीं से भी नहीं लगती थी, जबकि हाला उसके ऐसे देखने पर कांप गई थी। वो हमेशा उसे ऐसे देखता था जैसे उसके चेहरे के अलावा दुनिया में और कुछ देखने को नहीं है। हालांकि इसमें तो कुछ भी खूबसूरत नहीं था, जिसे महसूस करके हाला घबरा जाया करती थी, लेकिन वो उस पर यूं ही नजरें जमाए रखता था। यार मेरी बात गौर से सुनो आज तुम। अब ना मैं बहुत परेशान हो गया हूँ तुम्हारे दुखड़े सुन सुनकर, और तुम्हारी मुसीबतें ही खत्म नहीं हो रही। अरे भाई माफ कर दो मुझे। वो हाला को देख बेजारी से बोला था और फिर पलटकर सफीर की गर्दन जकड़ गया। और तू इधर आ साले, ये ले देख ले, जीत गया आज मैं। अब ये भी मुझ पर मरमिटी और बोल। इस जुमले ने हाला के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। वो आंखें फाड़े साख सी खड़ी रह गई थी, जबकि आसपास अब तमाशा सा लगने लगा था। और तुम देखो हाला यूसुफ, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इंसान खुद को देखे पहले। मतलब तुम में है ही क्या जो मैं जिस पर यहाँ की सब लड़कियां मरती हैं वो तुम जैसी पर मरेगा। क्या शीशा नहीं देखती तुम? सांवली सलोनी सी हो और उस पर ये हुलिया बनाकर रखती हो, और ऊपर से तुम में ये वो करती रहती हो। वो उसकी एक्टिंग उतारते हुए बोला तो हर जगह कहका लगा। तुम्हारा हाथ मैं पकड़ लूं तो तुम में लर्जा तारी हो जाता है, और इरादे तुम इतने बड़े बड़े बनाकर बैठी हो। किसी हैंडसम से लड़के का तो क्या, भिखारी का भी तुम पर दिल ना आए, उसने हंसते हुए उसे कहा था, जबकि आसपास के लड़के और लड़कियां भी हंसने लगे। जबकि हाला को ऐसे लगा जैसे उसका दिल बंद हो जाएगा। उसकी मोटी मोटी आंखों में आंसू आ गए थे। इतनी तजलील पर वो तो खुद को कुछ समझती ही नहीं थी, लेकिन इस शख्स ने ही तो इसे आसमानों पर बिठाया था, फिर वो कैसे उसे यूं बेदर्दी से कांटों पर फेंक सकता था। हाला ने अपने दिल पर हाथ रखा था, ऐसा लगा था जैसे वो अपने लफ्जों से उसका दम घोंट रहा हो। आप ऐसे मत कहें प्लीज, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारा दम घुट जाएगा, हम मर जाएंगे, हम सच कह रहे हैं। गहरे सांस भरते वो बोली थी। दिल कर रहा था चीख चीख कर रोए। कौन नहीं था जो उसे यह एहसास नहीं दिलाता था कि वो सांवला रंग रखती है। उसकी माँ तक उसे काली कहकर पुकारती थी। क्या ये उसकी गलती थी कि वो सांवली थी? क्या ये उसका कसूर था? क्या उसे मर जाना चाहिए? उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। और ये शख्स, इसने तो आकर उसे एहसास दिलाया था कि देखने वाले की आंख खूबसूरत या बदसूरत होती है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता। और आज वही उसे अंगारों पर लौटा रहा था, इतने लोगों में उसे जलील कर करके।
नहीं, इसका दम घुट रहा था। इस भरी दुनिया में सब रंगत से मुतासिर होने वाले लोग थे और आज सामने खड़े इस शख्स ने इस बात का शिद्दत से उसे एहसास दिलाया था। यार, तो मर जाओ लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हें पता है 2-3 हफ्तों से मैं तुम्हारे रोने धोने सुन सुनकर उकता चुका हूँ। भला इतनी परेशानियां किसकी जिंदगी में होती हैं आखिर? और देखो, तुमसे बात कर करके अब मेरा स्टैंडर्ड लो होता जा रहा है। लोग आते जाते मुझे देखते हैं कि मैं किसी फकीरनी के साथ घूम रहा हूँ आजकल। वो बेजारी से कहता हुआ बोला था कि इस तजलील पर वो बच्चों की तरह रोती अपनी आंखें रगड़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो इस दराहे पर आकर उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। वो सोचते हुए रोते रोते उसके करीब हुई। देखें, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अम्मा हमारा रिश्ता तय कर चुकी हैं। वो शख्स अच्छा इंसान नहीं है। वो हमें जान से मार देगा। प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करें। हम कहीं के नहीं रहेंगे। प्लीज़ आप हमारी जान मांगेंगे ना, हम दे देंगे, लेकिन ऐसा मत करें हमारे साथ। वो उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली थी। आज उसकी इज्जत नफ्स जिसे इस लड़की ने संभाल कर रखा था, कभी किसी के लिए नहीं ठुकराया था, आज वो बीच दराहे में खड़े होकर अपनी इज्जत नफ्स का गला घोंट कर उसके सामने हाथ जोड़ गई थी कि आसपास की खड़ी लड़कियां हंसने लगी थी, जबकि वो खुद भी इसे मिन्नतें करते देख मुस्कुराकर पलटते अपने दोस्त को देखने लगा। देख ले भाई, ये अहमियत है तेरे भाई की, हाशिर को देखते मगरूराना अंदाज में कहा था। फिर अब्रू चुकाते पलटकर उसे दिखा। लाल आंखें जो अब रोते रोते सूज चुकी थीं, आंसू गालों पर लढ़कते एक के बाद एक सीध में आ रहे थे और होंठों से सिसकियां निकल रही थीं। हाथ जोड़े हुए थे। रोने की शिद्दत से वो कांप रही थी कि उसे देखकर उसके मगरूराना तासरात ढीले पड़ने लगे। उसे तरस सा आया था इस लड़की पर, लेकिन वो उससे मोहब्बत नहीं करता था। लिसन, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तुम जिस भी मुश्किल में हो, ये मेरा मैटर नहीं है। तुम इसे खुद निपटाओ और प्लीज आइंदा मेरे इर्द गिर्द मत मंडलाना। इस बार वो नरमी से बोलते उसके करीब झुका और संजीदा होते उसका गाल थपथपाते उसे गौर से देखने लगा। वही नज़र जिस नज़र से वो हाला यूसुफ को देखा करता था, जिससे उसकी रूह तक कांप जाया करती थी। वो रोती नफी में सर हिलाने लगी तो वो उससे दूर हुआ और फिर पलट गया। नहीं, वो भागती हुई उसके पास आई जो वहां से अब जाने लगा था। वह हैरान रह गया था, जो खुद उसे हाथ लगाने नहीं देती थी, उसे आज उसका हाथ पकड़कर खड़ी थी। हम सामने हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप प्लीज हमारे साथ ये मत करें। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप तो बहुत अच्छे इंसान थे ना। आपने कहा था देखने वाले की आंख खूबसूरत या बदसूरत होती है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता, तो आप अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो रोती उसका हाथ पकड़ते हुए बोली थी। उसका जिस्म कांप रहा था, जबकि उसने अब नरमी से उससे अपना हाथ छुड़वाया था। वो तो प्ले बॉय था, लेकिन ये अचानक उसका दिल क्यों कांपा? मगर फिर वो खुद को संभाल गया था। देखो, ये सब लाइन्स तो मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ी थी और ये सब बकवास बातें हैं। ऐसी बातें तुम्हें हर दूसरा लड़का बोलता हुआ नजर आएगा। इसलिए प्लीज मुझे भूलकर एक नई लाइफ स्टार्ट करो और किसी अपने जैसे को ढूंढकर उसे शादी कर लो। वही नरमी से संजीदा लहजे में उसे समझाते हुए बोला था। अब की बार हाला खामोश नजरों से उसे देखने लगी। वो तो बर्बाद हो गई थी। उसकी जिंदगी में सिर्फ यही एक इम्तिहान नहीं था जो उससे लिया जा रहा था, बल्कि आगे उसके लिए एक खौफनाक जिंदगी उसके इंतजार में बैठी थी। वो उसे समझाता अब वहां से जा चुका था, जबकि हाला इर्द गिर्द लोगों के हजूम के बीच में खड़ी की खड़ी रह गई थी। अहानत के मारे चेहरा सुर्ख हो रहा था, पैरों के नीचे से जमीन निकली थी। उसने क्यों किसी गैर पर भरोसा किया था, जब उसके अपने रोज उसे इस बात का एहसास दिलाते थे कि वो सांवली है, उसे जीने का हक नहीं है ना उसे मोहब्बत का हक है। आज उसने पहली बार अपनी इज्जत नफ्स को बहुत बुरी तरह से रौंदा था, और वो भी किसी नामहरम के लिए, दर्जनों लोगों के सामने, और ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खसारा था। वो कमजोर थी, मासूम थी, सांवली थी, इसमें उसका क्या कसूर था? शायद उसे जीने का वाकई कोई हक नहीं था। अलमीर वजाहत सिकंदर ने कहा था कि वो मर जाए, और आज हाला यूसुफ वाकई मर गई थी। वो मुर्दा कदमों से पलटी थी। बुक्स वहीं जमीन पर गिरी की गिरी रह गई थी। वो जानती थी अब उसका अंजाम क्या होगा। उसने यकीन किया ही क्यों था किसी गैर मर्द पर। वो इतनी बेवकूफ थी कि किसी ने उस पर शर्त लगाकर उसके वजूद को दूर झटक दिया था, और वो कुछ भी ना कर सकी। वो हाला यूसुफ, तुम सांवली हो, इसमें तुम्हारा कसूर है। तुमने एक नामहरम पर यकीन किया, ये तुम्हारा कसूर है। अब हम क्या करेंगे अल्लाह? वो यूनिवर्सिटी के गेट पर रोते रोते जमीन पर बैठ गई थी। इर्द गिर्द के लोग उसे देख रहे थे, जो जानते थे। वो हंस रहे थे उसकी बेवकूफ़ी पर। अलमीर जो जैन के साथ ही बाहर आ रहा था, क्लास से सामने उसे जमीन पर बिलक बिलक कर रोते देख अलमीर खामोश नजरों से उसे देखने लगा। वो वाकई बहुत मासूम थी, लेकिन अलमीर सिकंदर उसे मोहब्बत नहीं करता तो नहीं करता था। वो अपने साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था, जबकि उसने अपने दिए गए धोखे का खुद पर कोई असर होने नहीं दिया था। वो तो जस्ट एक गेम था उसके लिए। लेकिन अब उसे ऐसे रोड पर बैठे रोते देख अलमीर का दिल उसे मलाल में घेर रहा था। वो उसे बता रहा था कि तुमने शायद कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका अजाला मुमकिन नहीं होगा,
लेकिन वो क्या कर सकता था। अब तो उसने पूरा खेल खेल लिया था। अलमीर वहीं जमा रहा जब जैन ने उसे पुकारा। चल यार, ड्रामा कर रही है, कल देखना कैसे खिलखिलाती हुई आएगी। ये सब इनके नाटक होते हैं, आजा तू क्यों दिल पर ले रहा है। जैन उसके तासरात और उसे यूं जमा देख बोला तो अलमीर ने आंखें बंद करते सर झटका। शायद वो ठीक कह रहा था। हाला खुद को संभालते उठी और रिक्शा रोकती उसमें बैठ गई। उसकी यही सजा थी। उसने एक नामहरम मर्द पर भरोसा किया था, इससे मोहब्बत की थी। गलती किसी की नहीं थी, गलती उसकी थी, और इस बात की सजा शायद उसकी जिंदगी में साथ की सूरत ही लिखी गई थी। वो साख तो जाम बैठी थी कि सांस लेना भी भूले जा रही थी। उसका दम घुट रहा था। काश वो दम घुटने से मर जाए, उसे यहीं रास्ते पर मौत आ जाए, क्योंकि वो जानती थी साद उसकी जहन्नुम से भी बदतर जिंदगी बना देगा। लेकिन नहीं, अभी उसकी जिंदगी में इम्तिहान और भी थे। वो घर पहुंची तो शम्मा बेगम बैठी शायद उसी का इंतजार कर रही थी। कल रात से ना उनकी कुछ बात हुई थी हाला से, और ना ही उन्होंने माहिर को उसके करीब जाने दिया था। वो पूरी रात रोती रही, उसकी सिसकियां सुनती रही, और लेकिन कुछ ना कहा। अब भी वो जैसे ही घर आई थी तो शम्मा बेगम उसके सामने आ खड़ी हुई और उसे गौर से देखने लगी। उजड़ी हालत में थी वो, दुपट्टा सर से ढलका हुआ था, आंसू शायद चेहरे पर ही सूख चुके थे, जबकि आंखें एक ही जगह ठहरी जामद थीं। ये देख शम्मा बेगम का दिल कटा था, लेकिन उनकी बेटी ने ये सब अपने साथ खुद किया था। कहाँ है वो जिससे आप शादी करना चाहती थी? शम्मा बेगम ने संजीदा लहजे में उससे पूछा तो वो नजर उठाकर इन्हें देखने लगी। वीरान आंखों में कुछ नहीं था। अम्मी, हम सजा के ही लायक हैं, आप बुलाने साथ को, हम निकाह के लिए तैयार हैं। हाला ने कहा और अपने कमरे में चली गई। पीछे शम्मा बेगम की आंख से आंसू टूटकर गिरा था, और फिर कुछ ही लम्हों में वो हाला यूसुफ से हाला साद हक बन गई थी। उसे अपने बाप के अल्फाज याद आए थे जो वो बचपन में उनसे कहा करती थी। बाबा बाबा, क्या हम काले हैं, हम बदसूरत हैं? 4 साल की बच्ची अपने बाप से मासूमियत से सवाल कर रही थी। नहीं बेटा, किसने कहा? हमारी बेटी तो खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। दिखने वाली की आंख को ये कमाल हासिल होना चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज बहुत हसीन है बेटा, ये काला गोरा कुछ नहीं होता। सब इंसान अल्लाह के लिए बहुत प्यारे हैं। कभी खुद को इंसान की आंख से मत जांचना। ये सोचो तुम अपने रब को ऐसी ही बहुत खूबसूरत लगती हो। बस हमेशा अपने आप की हिफाजत करना। खुद को संभाल कर रखेगी ना मेरी बेटी? यूसुफ साहब ने उसके बाल सहलाते पूछा तो वो मासूम बच्ची जल्दी से सर अस्पात में हिलाने लगी। जी बाबा, हम भी खूबसूरत हैं, हम अपनी हिफाजत करेंगे बाबा। वो बच्ची अपने बाप के गले लगी थी, और आज हाला यूसुफ को अपने बाप के लफ्जों की समझ आई थी। उसने अपने आप की हिफाजत नहीं की, उसने अपनी इज्जत मलिया मेट खुद की, और आज इससे उसका बाप का नाम भी छट गया था। वो अकेली बैठे फुट फुट कर रोने लगी थी अपने कमरे में। कभी माफ नहीं करेंगे हम अलमीर सिकंदर, आपको कभी माफ नहीं करेंगे, हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। वो खुद को नोचती, थप्पड़ मारते, रोते रोते चीख कर बोली थी। आज हाला यूसुफ वाकई मर गई थी। हाल आज ऑफिस जल्दी ऑफ होना था, क्योंकि यारम सुल्तान गौरी के घर पर ग्रैंड पार्टी थी जिसमें पूरा स्टाफ इनवाइटेड था, इसलिए सब अपने काम जल्दी जल्दी निपटा कर जा रहे थे। अच्छा खासा स्टाफ जा चुका था, जबकि यारम भी साइड पर गया हुआ था और आयशा उसी के साथ थी। ऑफिस में चंद लोग ही रह गए थे। जावियार से हानम का कोई खास टाकरा ना हुआ था सुबह से अब तक। उसने सुबह उसे कॉफी के लिए बुलाया था, जो वो खामोशी से उसकी टेबल पर रखते वापस आ गई थी। फिर कुछ फाइल्स ढूंढने के लिए बुलाया था, जिन्हें ढूंढकर हानम ने खामोशी से उसकी टेबल पर रख दी थी। ना जावियार ने उसे कुछ कहा था ना उसने, जबकि जावियार की नजरें उसी के तासरात पर टिकी थीं जब भी वो उसके कैबिन में आ रही थी, लेकिन उसने नजर उठाकर अब तक ना देखा था। जावियार को अजीब लग रहा था, ना चाहते हुए भी ये लड़की उसे गिल्ट में धकेल रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था, उस पर भी और खुद पर भी। सब जाने लगे तो हानम भी अपना सामान उठाते जाने लगी थी कि सामने से वारिस आ गया। कैसी हैं हानम आप? लगता है आपकी तबीयत खराब है, कुछ बुझी बुझी लग रही हैं आप सुबह से। वारिस ने परेशान लहजे में कहा तो हानम जबरदस्ती सा मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ वारिस जी, बस काम को थोड़ा सीरियस ले रही हूँ, इसलिए शायद लग रही हूँ आपको। वारिस को उसका बुझा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। वो हानम को पसंद करने लगा था। उसके बोलने का अंदाज, उसकी मासूमियत, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसे सब अच्छा लगने लगा था। अगर ऐसी बात है तो प्लीज आप काम को सीरियस ना ले। आप तो खुद को ही भूल गई हैं काम के चक्कर में, खिलखिलाती प्यारी लगती हैं आप। वारिस ने आखिरी लफ्ज मुस्कुराते हुए कहे तो हानम भी मुस्कुराई, गहरी मुस्कुराहट। मुझे पता है प्यारी तो मैं हूं ही, मेरी अम्मी भी कहा करती थी तुम बोलती हुई अच्छी लगती हो और मुस्कुराती हुई भी, बल्कि सब कहते हैं। हानम चहचहाते हुए बोली थी कि वारिस भी उसे टोन में आते देख मुस्कुराया। जी बिल्कुल ठीक कहा करती थी आपकी अम्मी, आप वाकई बहुत प्यारी हैं और आपकी बातें आपसे भी ज्यादा प्यारी हैं। वारिस ने सबके दिल से उसकी तारीफ की तो वो भी हंसने लगी। अरे बस, क्या मैं अपनी तारीफ खुद करूं अब? बहुत शुक्रिया आपका, हानम ने एहसान मानने वाले अंदाज में कहा तो अब की बार वारिस का कहका लगा।
वैसे आज तो आप पर काफी बर्डन आ गया होगा। मिस आयशा भी नहीं थी, वारिस ने उससे बात बढ़ाते कहा, जो अपना सामान समेट रही थी। जी मिस आयशा बहुत अच्छी हैं, वो होती थी तो मुझे इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब वो नहीं थी तो अच्छा खासा रगड़ा है इस जलाद ने मुझे। मुफ्त का वॉशिंग पाउडर ही समझ लिया था, धोए जा रहा था। हानम ने गुस्से से जावियार के कैबिन के दरवाजे की तरफ देखते चबा चबा कर कहा, जबकि आखिरी अल्फाज वो हल्की आवाज में कहना चाहती थी, लेकिन उसकी ये बुड़बुड़ाने की आदत, बेचारी क्या करती, आवाज तेज हो ही जाती थी। वारिस उसकी बात सुनकर अब बाकायदा खुलकर हंसने लगा था। अगर जावियार सर ने कभी आपकी ये बातें सुन ली तो आपको अच्छा खासा मसला हो सकता है। वारिस के कहने पर हानम ने मुस्कुराते हुए सर झटका। मैं डरती नहीं हूँ इनसे, और कभी क्या मेरी बला से अभी सुन ले, जलाद है तो है। हानम ने नीचे देखते फाइल सेट करते हुए कहा, जबकि वारिस भी उसके झुके सर को देखने में मसरूफ था। जब दोनों को पीछे से जावियार की आवाज आई, वो दोनों चौंके। वारिस ने मुड़कर पीछे देखा, जहां मैरून शर्ट और ब्लैक पैंट में जावियार माथे पर बल डाले और हाथों में फाइल्स पकड़े खड़ा था, जबकि हानम ने तो झुका सर उठाया ही नहीं था, आंखें भी सख्ती से मीचनी थी। क्या मतलब है, वो क्यों शैतान की तरह हर जगह अचानक आ जाया करता था? क्या जरूरी था कि जब भी वो उसकी बात करे तब वो आकर उसके पीछे खड़ा हो जाए और सब सुन ले? हानम ने दिल ही दिल में अल्लाह से शिकवा किया था, मिस्टर वारिस आपकी टाइमिंग्स ऑफ हो गई हैं, यू कैन गो नाउ। जावियार ने भारी आवाज में वारिस से कहा, जो परेशानी से उसे देख रहा था। मगर सर, वारिस ने कुछ कहना चाहा। नाउ, जावियार ने तेज आवाज में कहा तो वारिस चुपचाप बाहर की तरफ निकल गया, जबकि हानम तो अभी तक सर झुकाए फाइल्स ठीक कर रही थी। और आप मिस हानम आफिंदी, जावियार ने उसे पुकारा तो वो भी सीधी खड़े होते जावियार को संजीदा नजरों से देखने लगी। जावियार ने उसकी आंखों में देखा था जहां उसका डर कहीं नहीं था, वो वाकई उससे नहीं डरती थी। ये देख जावियार ने दांत सख्ती से भींचे थे। लगता है आपके पास काफी फजूल टाइम है, जो आप इस तरह से बाकी स्टाफ को पकड़कर बातें करती हैं, जावियार ने सख्त लहजे में उससे कहा। तो अब की बार हानम ने नजर उठाकर उसे देखा। मैं कोई स्टाफ के साथ बैठकर गप में नहीं हाँकती, ऑफिस टाइमिंग्स ऑफ हो चुकी हैं, शायद आप भूल चुके हैं, इसलिए उसके बाद मैं कुछ भी करूं आपको जवाब दे नहीं हूं। हानम ने दो बदू उसे जवाब दिया और पलट गई, जबकि जावियार को आग लगा गई थी। व्हाट हाँकना एंड ऑल, वो गुस्से से गुर्राया तो हानम उसका गुस्सा देख पलटती एक कदम पीछे हुई। तमीज नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर, जावियार ने गुस्से से कहा था कि हानम उसका एक ही रोना सुन सुनकर तप कर बोली। तो ऐसा करें आप मुझे गोद ले लें, सारी तमीज सीख लूंगी। हानम ने भी आंखें निकालते उसके गुस्से का जवाब गुस्से से दिया। डोंट, तमीज से बात करो मुझसे, मेरे ऑफिस में खड़ी हो तुम, इस तरह अगर बदतमीजी की तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। जावियार ने उंगली उठाते उससे कहा, मैं आपकी प्राइवेट गुलाम नहीं हूँ जो आप हर वक्त मुझ पर रोब जमाएंगे। मैंने कहा ना, ऑफिस टाइमिंग्स खत्म हो चुकी हैं, अब आपका ये रोना गाना मैं नहीं सुनूंगी। ये आपका घर नहीं है जहां आप चलते फिरते सबको जलील करने लगेंगे और सब खामोश होकर सुन लेंगे। मैं हानम हूँ, सामने वाले को कच्चे चने भी चबवा दूंगी, समझे आप? हानम ने अपनी तेज जुबान का वार किया था। कल से वो खामोश थी, लेकिन इससे ज्यादा वो शायद नहीं रह सकती थी। उसे वैसे ही ये शख्स कल से जहर से भी बुरा लग रहा था। यू, जावियार गुस्से से उसका बाजू पकड़ते उसे घसीटता हुआ यारम के कैबिन में लेकर गया था, जहां कोई नहीं था। ये लड़की उसके दिमाग के सारे बटन दबा चुकी थी, अब उसे कोई नहीं बचा सकता था, जबकि उसे कंट्रोल करने वाला शख्स भी यहाँ मौजूद नहीं था। हानम ने ऊपर चेहरा करते आसमां की तरफ शिकवा किनार नजरों से देखा था।